इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। गाजा में सीजफायर जंगबंदी अब कहां जाएगी। दूसरी जानिब ट्रंप ने एक और तोहफा दिया है पाकिस्तान को, वो बताएंगे क्या है। और फाइनली ट्रंप साथ ही रहते हैं। टैरिफ वॉर, ये जो ड्यूटी की जंग चली हुई है, इससे अब कनाडा और मेक्सिको दोनों की करेंसीज, कनेडियन डॉलर और मेक्सिकन पेसो के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल हैं ये, एक तरीके से इनके खिलाफ वारंट और पर्चे शाया हुए हैं आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो आए हैं, पहुंच गए हैं वॉशिंगटन डीसी, डोनाल्ड ट्रंप के पहले बैन अल-अक़वामी गेस्ट, मेहमान बन के। और ऑब्वियसली कोई भी आईसीसी वारंट्स या अरेस्ट वारंट अब मायने इसलिए नहीं रखते क्योंकि अमेरिका के अंदर पहुंचना इस तरीके से, इतना खुल्लम खुल्ला, इतने जुर्म करने के बाद वो जुर्म जो प्रूव हो चुके हैं, बेसिकली एक थप्पड़ है पूरी बैन अल-अक़वामी एक जो एक स्टैंडर्ड था लॉ फेयर का या लीगल कंसिडरेशंस का, उसके ऊपर। अब ये क्यों आए हैं यहाँ पे? ये इसलिए आए हैं क्योंकि ट्रम्प साहब जानते हैं कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर वाला हिसाब भी है कुछ। ट्रंप की कैंपेन को इजरायली वजीर आजम के हिमायती, स्पेशली एडल्सन फैमिली और मिरियम एडल्सन, ये बड़ी एक अहम किरदार है मिरियम एडल्सन। इन्होंने कोई $150 मिलियन सिर्फ एक डोनर ने ट्रंप कैंपेन को दिए थे इस इलेक्शन को जीतने के लिए। और उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी गारंटीज भी मौजूद हैं। एक गारंटी ये है कि वो इजराइल को जितना वो असला चाहते हैं देंगे। दूसरी गारंटी ये है कि जो वेस्ट बैंक, और मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं, मकबूजा वेस्ट बैंक जो है उसके अंदर उसका नाम तब्दील करके अब ये इसको इजरायली एक टेरिटरी बना देंगे, जुडेया एंड समारिया करके। और अगर ये नाम तब्दील होता है, इसके अंदर ऑब्वियसली मूवमेंट चल रही है, पेशरफ्त है अमेरिकी कांग्रेस के अंदर भी। टॉम कॉटन एक अमेरिकन लीडर हैं, कंजर्वेटिव लीडर हैं, उन्होंने उन्होंने ये पेशकश कर भी दी है कि जी नाम तब्दील हो जाएगा और ये जो एरिया ये ऑफिशियली इजराइल जस्ट कर लेगा। तो एक तरीके से सेंटर ऑफ फोकस में बात पहले इसके ऊपर कर चुका हूं कि मूव हुआ है, शिफ्ट हुआ है आपका गाजा से। गाजा में ऑब्वियसली सेटलमेंट चल रही है दोबारा। जो फ़लस्तीनी हैं वो शुमाली गाजा भी पहुंच गए हैं, रीसेटल हो रहे हैं उधर थोड़ा, बट कुछ बचा नहीं है। अब एक सेकंड फेज आ रहा है कि सीज फायर 3 फेजेस के ऊपर थी ना, कि कंप्लीट सीज फायर थर्ड फेज पे जाके होगी। तो पहले फेज के अंदर इजरायली हॉस्टेजेस रिलीज हुए, विमेन, चिल्ड्रन, बच्चे, खवातीन। उसके बाद फ़लस्तीनियों को जवाबी तौर पर रिलीज किया गया। सेकंड फेज के शुरुआत के अंदर बहुत सारी और गारंटीज भी आएंगी यहाँ पे ऑब्वियसली, और हॉस्टेजेस के रिलीज करने की बात की जा रही है। और जो अहम फ़लस्तीनी लीडर थे जिसके अंदर से अपेरेंटली मारवान बारगूती साहब भी हैं, जो पिछले कोई 25-30 साल से ऑलमोस्ट जेल के अंदर हैं, इजरायली कैद के अंदर हैं। और समझा जाता है कि यासिर अराफात के बाद, खैर अब तो वो ये इक्वेशंस चेंज हो गई क्योंकि याया सिनवार एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट लीडर इमर्ज हुए ये गाजा जंग के बाद, और मोहम्मद दैफ भी, मगर वो तो इंतकाल पा गया। मगर जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की बात की जाती थी तो मारवान बारगूती एक बहुत ही अहम किरदार थे। और मारवान बारगूती की अब शायद इसके अंदर अगर ये पूरा प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहता है और कोई और हिकअप्स और इश्यूज नहीं आते तो शायद उनकी भी रिलीज की बात की जाए। मगर जाहिर सी बात है नेतन्याहू साहब ऐसे तो नहीं आ रहे या ऐसे तो नहीं मानेंगे, वो कुछ ऑब्वियसली लेंगे भी देने के बदले में। इस जंग के अंदर ऑलमोस्ट 50,000 के करीब फ़लस्तीनी जहां भाग हो गए हैं। ये शुरू हुई, ये मरहला था, ये शुरू हुआ अक्टूबर 7 2023 को, जब 1200 के करीब इजरायलियों को हमास ने मारा। गाजा से अपनी जंजीरें तोड़ के वो निकले और उसके बाद से पूरी जो कार्रवाई शुरू हुई उसके अंदर 90% गाजा रद्दी बना के रख दिया। और जाहिर सी बात है इतनी शहादतें फ़लस्तीनियों की हमने
अपनी जिंदगियों में तो एटलीस्ट नहीं देखी। एक तरफ ये चीज हो रही है, तो दूसरी जानिब ट्रंप साहब ने जो अपने टैरिफ्स लगाने हैं, मंगल से कह रहे हैं वो किक इन होंगे, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हाँ थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं कनाडा और मेक्सिको के साथ, एनर्जी प्राइस भी शायद अमरीकियों के लिए ऊपर चली जाए। तो वो देख के ट्रंप साहब बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है, और एक पूरा एक इकोनॉमिक वॉरफेयर का एक पुश हो रही है, इकोनॉमिक वॉरफेयर अपने ट्रेडिशनल एलाइज के लिए। ये यहां पे एक इंपॉर्टेंट, एक बड़ी अहम बात इस तरह है, क्योंकि एक तरीके से ट्रंप साहब खुद ही कह रहे हैं कि यार जो अमेरिकन एम्पायर थी ना, हर चीज में मुदाखलत, ये वो अब नहीं होगी। अमेरिका अब अपने आप को एक तरीके से अंदर पुल कर रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि केओस अमेरिका क्रिएट नहीं करेगा, मगर वो जो एक बड़े भाई का रोल हुआ करता था ना कि यार हाँ मैं संभाल लूंगा, नहीं 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 अपना देखो अच्छे बच्चे बन जाओ, ये वो नहीं। अब अमेरिका ट्रंप के अंडर एक बड़ा ही एक नंगे तरीके से अपनी ताकत का इजहार करेगा, जो उसकी ऑब्वियसली ताकत बहुत है, मगर एज अ ग्लोबल सुपर पावर जो अपने आप को पुश कर रहा था पिछले सिंस अर्ली 90 से, 90 की दहाई से, वो एक हिपोक्रेसी या ये जो गोरख धंधा है वो खत्म हो जाएगा। इसी को लेते हुए यूएसएआईडी, अब यूएसएआईडी को हम जानते हैं क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स असिस्टेंस प्रोग्राम जो था, पूरी दुनिया में जाके ये प्रोजेक्ट्स को फंड करते थे, ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स को, बट एसेंशियली एक टूल था अमेरिका के लिए कंट्रोल करने के लिए फॉरेन पॉलिसी उन ममालिक की जिनके अंदर ये डायरेक्ट इंटरवेंशन की या मिलिट्री इंटरवेंशन से काम नहीं हो रहा था, तो फिर वो एक सीआईए फ्रंट के जरिए। और हम जानते हैं पाकिस्तान के अंदर यूएसएआईडी का क्या किरदार रहा है, किस तरीके से वो कुछ मखसूस सियासी जमातों की एजेंडा के लिए इस्तेमाल हुआ, ज्यादातर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बट ऑल्सो मुस्लिम लीग के अंदर भी किस तरीके से इस्तेमाल हुआ। हम जानते हैं कि एहसन इकबाल ने किस तरीके से यूएसएआईडी के पैसे लेके उनको आगे बढ़ाया अपने अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए। तो अब ये बात गर्म है बेसिकली कि यूएसएआईडी के प्रोग्राम्स कंप्लीटली कंप्लीटली शट डाउन कर देंगे यूएसएआईडी को, और ये जो ग्लोबलिस्ट एजेंडा है अमेरिका का, इससे उसको बहुत बड़ा एक धचका पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी स्लीपलेस नाइट्स होंगी बहुत इस चीज को लेकर, और एक और चीज को लेकर शायद बहुत स्लीपलेस नाइट्स हों पाकिस्तान के अंदर, और वो है एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक और अपॉइंटमेंट अपने जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है, वजारत खारजा है उसके अंदर, और वो है इस बंदे की, डैरन बेटी। डैरन बेटी वही आदमी जिसने इमरान खान का इंटरव्यू किया था, आखिरी अमरीकी जर्नलिस्ट के अंदर से था ये जिसने इमरान खान का इंटरव्यू किया था वाया स्काइप, और अब इसको स्टेट डिपार्टमेंट में एक बहुत ही अहम ओहदे पे लगाया जा रहा है। और ये डैरन बेटी को आप हल्का मत लें, क्योंकि ये अब होगा अंडर सेक्रेटरी फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी एंड पब्लिक अफेयर्स। तो जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे ना कि तोहफा और ये अपना नताइज आने वाले हैं, तो उनमें से ये एक नताइज अभी आ रहा है, क्योंकि ये जो पोजीशन है अंडर सेक्रेटरी फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी एंड पब्लिक अफेयर्स, ये स्टेट डिपार्टमेंट में वजारत खारजा की टॉप 5 पोजीशंस या 6 पोजीशंस में से एक कहा जाता है। और इसके अंदर ये अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है, मैसेजिंग ऑन काउंटर टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, इसके ऊपर ये काम करेंगे। तो अभी आप फ्री इमरान खान के जो वो सुन रहे थे ना, रिक ग्रेनेल हो गए या जो विल्सन, वो तो खैर इक्तदार में आने से पहले जो कर रहे थे, तो अब ये जो मूवमेंट है ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इनको सोलिडिफाई और लेजिटिमाइज ऑफिशिएट कर रहे हैं एक तरीके से। तो मुबारक हो आपको बहुत बहुत। और आप इसके अंदर एक इतनी तेज रफ्तारी देखेंगे, मैं आपसे कह रहा था अगले 2 हफ्ते बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो अगले 2 हफ्ते तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहे हैं ऑलरेडी। तो ये अभी सुबह हुई है पाकिस्तान के अंदर, a new dawn in America and a new dawn in पाकिस्तान वाला हिसाब। अब ये इसको लेके चलेंगे डैरन बेटी साहब। डैरन बेटी एक नाम मत भूलिएगा, और आप ज्यादा सुनेंगे इनके बारे में अगले कुछ दिनों के, मगर डैरन बेटी एक पोजीशन है, एक पोजीशन है, कई और पोजीशंस आएंगी अब, और जो ऑफिशियली पोजीशंस आ गई हैं उनसे भी आप ये सुनना शुरू करेंगे कि क्या होने वाला है। तो ये अगर आप समझ रहे हैं कि जी आपने 2016 का जो
मुनाफिक फ्रॉडस्टर था ट्रम्प कैंपेन का, बीच गेंट्री बीच को लाके आप खुश हो गए थे, आपने अबडक्टी इंटरव्यू भी कराए फ्रॉडस्टर के साथ। तो अब आपके पास जो ये गिरने वाली है उसका क्या करेंगे आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।